नमस्कार दोस्तों, शाम में ही खबर आई कि भारत और पाकिस्तान आज शाम 5 बजे से पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए। भारत के विदेश सचिव के अनुसार दोनों देश अब 12 मई को बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दरअसल पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने आज भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच आपसी सहमति बनी कि दोनों देश भारतीय समयानुसार 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। तो आइए दोस्तों, अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ और बाकी महत्वपूर्ण खबरों के साथ समझते हैं कि इस पूरे वीक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की सिचुएशन में क्या-क्या घटनाएं हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर की घोषणा। भारतीय समयानुसार 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी प्रकार की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद। दोनों देशों के बीच अब 12 मई को होगी बातचीत। भारत में पहली बार बनाई गई 2 जीनोम एडिटेड धान की किस्में। नाम है DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 और इन्हें ICAR द्वारा बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील द्वारा 19,700 करोड़ रुपए में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के अधिग्रहण को बताया गया अवैध। अदालत ने सौदा किया रद्द, दिया भूषण पावर के लिक्विडेशन का आदेश। नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार और समर्थन से हमारा डेली बुलेटिन लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब वक्त है एक नए और बेहतर फॉर्मेट की ओर बढ़ने का। अब से हमारा बुलेटिन हफ्ते में एक बार आएगा, स्पेशल वीकली बुलेटिन के रूप में। इस बुलेटिन में आपको मिलेंगी पूरे हफ्ते की सबसे अहम और बड़ी खबरें एक जगह, गहराई से विश्लेषण और बड़ा पर्सपेक्टिव। साथ में रहेंगे टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, डिफेंस, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जैसे खास सेगमेंट्स और जरूरी सवालों के सटीक जवाब। तो चलिए वीकली बुलेटिन को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत द्वारा 7 मई 2025 को रात 1:05 पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एक सटीक और सीमित सैन्य कार्रवाई की गई थी। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या के जवाब में की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और POK के मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर जैसे प्रमुख शहरों में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के ट्रेनिंग कैंप, फिदायीन बेस, हथियार डिपो और रिक्रूटमेंट हब शामिल थे, जिन्हें सटीक हमलों में ध्वस्त कर दिया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों से स्कैल्प मिसाइलों और AASM हैमर बम्स का उपयोग किया। आपको बता दें कि स्कैल्प मिसाइल एक लॉन्ग रेंज स्टील्थ एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर होती है और ये दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को बेहद सटीकता से तबाह कर सकती है। दूसरी ओर AASM यानी आर्ममेंट एयर सॉल मॉड्यूलर हैमर बम एक स्मार्ट बम है जो GPS और लेजर गाइडेंस से लैस होता है और चलते टारगेट को भी सटीकता से निशाना बना लेता है। दोनों हथियार भारत के राफेल जेट से फायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना ने स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन तकनीक का भी उपयोग किया, जो लक्ष्य की पहचान करके सटीक हमला करने में सक्षम है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारत ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल आतंकी ढांचों के खिलाफ थी और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान ने इस हमले की जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और दावा किया कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी बढ़ गई, जिससे दोनों पक्षों में नागरिक हताहत भी हुए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर नाम का चयन प्रतीकात्मक था, जो उस हमले की ओर संकेत करता है जिसमें केवल हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया गया था, जिससे कई महिलाएं विधवा हो गई। यह ऑपरेशन भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और सटीक सैन्य प्रतिक्रिया की क्षमता को दर्शाता है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में 8 मई को पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य ठिकानों और कुछ शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के हमलों को आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। चलिए बात करते हैं भारत के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट और इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम्स आते हैं। सबसे प्रमुख है S-400 ट्रम्प। इसको रूस से इंपोर्ट किया गया है। यह 300 किलोमीटर तक के रेंज में दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। इसके बाद बराक 8 MRSAM मिसाइल्स आते हैं। इसे भारत ने इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किया है। ये मिसाइल
70 से 100 किलोमीटर तक की रेंज में विमान, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइलों को नष्ट कर सकती है और इसकी क्विक रिस्पॉन्स कैपेसिटी इसे खास बनाती है। इसके अलावा भारत के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश मिसाइल भी है। इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है। इसके अलावा S-125 पेचोरा मिसाइल भी है जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, भारत के पास क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM भी है। इसे भी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इसके अलावा जायंट स्ट्रेटोस्फेरिक बलून एंड लेजर सिस्टम्स जैसी नई तकनीक का यूज किया जाता है हाई एल्टीट्यूड से खतरों का पता लगाने और नष्ट करने के लिए। अंत में नेत्र एक एडवांस्ड एरियल सर्विलांस सिस्टम है जो लेजर और रडार तकनीक का यूज करके दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में मदद करता है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को लगभग $1 अरब की तत्काल राशि देने को मंजूरी दी है। अब यहाँ भारत का सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसे वैश्विक संस्थानों से अरबों डॉलर का ऋण मिल रहा है तो क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो पैसा सिर्फ आर्थिक सुधारों और विकास में ही लग रहा है या फिर उसके कुछ हिस्से का उपयोग आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने में किया जा रहा है। इसलिए भारत ने IMF से स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपने द्वारा दिए जा रहे ऋण और आर्थिक सहायता कार्यक्रमों की समीक्षा करे, खासकर पाकिस्तान जैसे संवेदनशील देशों के मामले में। चलिए समझते हैं IMF क्या है और ये ऋण कैसे देता है। देखिए, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है और इसके 190 प्लस सदस्य देश हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, मुद्रा संकट से जूझ रहे देशों को सहायता देना, गरीबी हटाने में मदद करना, रोजगार और विकास को प्रोत्साहित करना होता है। आइए अब ये भी समझते हैं कि IMF किन तरीकों से ऋण देता है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स यानी SBA तात्कालिक सहायता के लिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF लंबे समय के लिए जब संरचनात्मक सुधार जरूरी हो, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट यानी PRGT गरीब देशों को कंसेशनल लोन देने के लिए है। हालांकि IMF जब किसी देश को पैसा देता है तो वो मुफ्त में नहीं होता, उसके साथ कुछ शर्तें होती हैं। इन सभी में IMF शर्त लगाता है कि तुम्हें अपना खर्चा पारदर्शी रखना होगा, नीतियां सुधारनी होंगी और ये बताना होगा कि पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है। आइए अब ये भी समझते हैं कि भारत की आपत्ति है क्या। दोस्तों, भारत की आपत्ति पाकिस्तान और आतंकवाद के कनेक्शन के कारण है। भारत पहले भी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की पैरवी करता रहा है। FATF उन देशों पर नजर रखता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में शामिल होते हैं। IMF भी FATF की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखता है जब वो किसी देश को लोन देता है। अब भारत का तर्क है कि पाकिस्तान IMF से सहायता लेकर आर्थिक संकट से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखता है, लेकिन उस पैसे का कुछ हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से आतंकी नेटवर्क्स को जाता है। पाकिस्तान के इतिहास में पहले भी देखा गया है कि IMF से मिले फंड्स का उपयोग आंतरिक सेना के खर्च, आतंकी ग्रुप्स के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट या भारत विरोधी गतिविधियों में हुआ है। भारत इस मामले में सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से अपनी बात रख रहा है, क्योंकि अगर आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय सहायता से पोषण मिल रहा है तो ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या IMF कार्रवाई कर सकता है। देखिए, IMF एक टेक्नोक्रेटिक संस्था है जो डेटा, रिपोर्ट्स और रेटिंग्स पर काम करती है। अगर किसी देश के ऊपर गंभीर और प्रामाणिक आरोप लगते हैं कि वो धन का दुरुपयोग कर रहा है तो IMF समीक्षा कर सकता है, नई शर्तें जोड़ सकता है, पैसा रोक सकता है या निगरानी बढ़ा सकता है। भारत की मांग है कि पाकिस्तान को दिए गए ऋण की जांच की जाए और देखा जाए कि क्या पैसा सिर्फ आर्थिक सुधार में लग रहा है, कहीं वो सुरक्षा के खिलाफ या आतंकी नेटवर्क्स को तो नहीं मिल रहा। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है, साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा 19,700 करोड़ में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड यानी बीपीएसएल के अधिग्रहण को अवैध करार दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने यह सौदा रद्द कर दिया है और भूषण पावर के लिक्विडेशन का आदेश दिया है। ये एक बहुत बड़ा झटका है न सिर्फ जेएसडब्ल्यू स्टील को बल्कि भारत की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी की व्यवस्था को भी। पूरी खबर समझने के लिए हमें समझना होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक किराने की दुकान है। अब ये दुकान वाला कई लोगों से उधार लेकर अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी दुकान चलना बंद हो गई और दुकान वाला उधार चुकाने लायक नहीं बचा। सवाल ये उठा कि जिन्होंने इसे उधार दिया था उनका पैसा दुकान वाले से कैसे वसूला जाए। अब सेम सिचुएशन इमेजिन कीजिए किसी कंपनी की। इसी समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने बनाया आईबीसी कानून 2016। यानी अगर कोई कंपनी या व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पा रहा तो उसे एक कानूनी तरीके से दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट घोषित किया जा सकता है और उसके पास जो भी संपत्ति है उसे बेचकर उधार चुकाया जा सकता है। देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी की शुरुआत 2016 में हुई थी। उद्देश्य था कंपनियों को जल्दी दिवालिया प्रक्रिया से निकालना, फंसे हुए कर्ज को वापस लाना, लेनदारों और कर्जदारों की सुरक्षा करना और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार भी इसका एक मकसद है। इसके तहत यदि कोई कंपनी अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू किए जाते हैं। अब आईबीसी के तहत दो ऐसे रास्ते होते हैं। पहली, रिजोल्यूशन प्लान पुनर्गठन, जिसमें कंपनी या व्यक्ति के कर्ज का पुनर्गठन किया जाता है, यानी कंपनी को नए निवेश, कर्ज माफी, कर्ज पुनर्संरचना आदि के जरिए फिर से चलाने का मौका मिलता है ताकि कंपनी का अस्तित्व बना रहे और अधिकतम मूल्य वसूला जा सके। दूसरा रास्ता क्या होता है? दूसरा रास्ता होता है लिक्विडेशन का। अगर पुनर्गठन योजना तय समय यानी अधिकतम 330 दिन में नहीं बन पाती या स्वीकार नहीं होती तो कंपनी या व्यक्ति की संपत्तियों को बेचकर बकाया ऋण चुकाया जाता है। दूसरे शब्दों में, लिक्विडेशन में कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उसकी संपत्तियां नीलाम कर दी जाती हैं। यह प्रक्रिया एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अधीन चलती है। अब एनसीएलटी क्या करता है? देखिए, अगर कोई कंपनी कर्ज नहीं चुका पा रही तो एनसीएलटी तय करता है कि कंपनी सच में कंगाल है या नहीं, उसकी संपत्तियां कौन कौन सी हैं, उसे बेचना है या कोई और खरीदार आकर कंपनी को नया जीवन दे सकता है। यानी ये अदालत कंपनी और कर्ज देने वालों को मामला सुलझाने का मंच देती है। अब ये भी सोचिए कि कंपनी को एनसीएलटी का फैसला पसंद नहीं आया तो अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो जाएंगे ऊपर वाली अदालत, जिसे कहते हैं एनक्लैट। यानी अगर किसी पक्ष को लगता है कि एनसीएलटी ने गलत फैसला दे दिया तो वो एनक्लैट में अपील कर सकता है। एनक्लैट एनसीएलटी के फैसलों की अपील सुनती है। चलिए, आपने अब बेसिक चीजों को समझ लिया है, बढ़ते हैं खबर की तरफ। बीपीएसएल एक बड़ी स्टील कंपनी है। इसने बैंकों से 47,000 करोड़ रुपए तक के हजारों करोड़ के लोन लिए थे, लेकिन कंपनी उस पैसे को समय पर चुका नहीं सकी और इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए घोषित कर दिया गया। जून 2017 में आरबीआई ने एक डर्टी डजन नाम की लिस्ट निकाली, यानी वो 12 कंपनियां जिन पर सबसे ज्यादा लोन बकाया था। बीपीएसएल उन्हीं में से एक थी। इन 12 कंपनियों को आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में भेजा गया। अब जेएसडब्ल्यू स्टील ने प्लान दिया कि हम 19,700 करोड़ देंगे और बीपीएसएल को खरीद लेंगे। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी यानी जो बैंक और संस्थान बीपीएसएल को पैसा दे चुके हैं, उन्होंने इस प्लान को मंजूरी दे दी। एनसीएलटी और एनक्लैट ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर हुई जिसमें बताया गया कि जेएसडब्ल्यू ने रिजोल्यूशन प्लान में जो वादे किए थे, जैसे समय पर भुगतान, सर्टेन कमिटमेंट्स, वो 2 साल तक पूरे नहीं किए। वहीं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने अपने कर्तव्य नहीं निभाए। यानी रिजोल्यूशन प्लान को कानून के मुताबिक परखना होता है, लेकिन यहां लापरवाही देखी गई। इसके अलावा सीओसी ने अपनी कमर्शियल विजडम का गलत इस्तेमाल किया, यानी बैंकों ने भी बिना पूरी जांच के जेएसडब्ल्यू का प्लान मंजूर कर लिया। इस पर भी एनसीएलटी और एनक्लैट ने भी गलती की। दोनों ने प्लान को मंजूरी दी जबकि वो आईबीसी के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। इसलिए कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू का प्लान रद्द कर दिया और बीपीएसएल को लिक्विडेशन के लिए भेज दिया। यानी अब इसकी संपत्तियां बेचकर बैंक का पैसा वसूला जाएगा। भारत में पहली बार 2 जीनोम एडिटेड धान की किस्में बनाई गई हैं। इनका नाम है डीआरआर धान 100 कमला और पूसा डीएसटी राइस 1। इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर द्वारा बनाया गया है। इनको बनाने में अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे जीनोम एडिटिंग कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि इनमें कोई बाहर का यानी किसी पौधे या जीव का विदेशी डीएनए नहीं डाला गया है, इसलिए ये किस्में जीएमओ नहीं कहलाएंगी और ज्यादा सुरक्षित मानी जाएंगी। यहां यह समझना जरूरी है कि इन किस्मों को किस तकनीक से डेवलप किया गया है।
देखिए, पारंपरिक तरीके से जब किसान या वैज्ञानिक कोई नई फसल किस्म बनाते हैं, जैसे दो अच्छे पौधों को क्रॉस करके, तो उसमें बाहरी डीएनए नहीं होता, यानी उसी फसल की नस्लों को मिलाकर ही नई किस्म बना ली जाती है। लेकिन आजकल वैज्ञानिक नई फसलों को डेवलप करने के लिए क्रिस्पर-cas9 जैसी एडवांस्ड जीनोम एडिटिंग का सहारा लेते हैं। क्रिस्पर-cas9 पर सवाल भी पूछ चुका है यूपीएससी। क्रिस्पर-cas9 में एडिटिंग का एक तरीका है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। एसडीएन का फुल फॉर्म है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, जिसका मतलब है डीएनए के खास या निर्धारित हिस्से को काटना या उसमें बदलाव करना। अब एसडीएन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, एसडीएन 1, 2 और 3। मान लीजिए आप चावल के पौधे में सूखा सहन करने की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपने क्रिस्पर-cas9 से बस एक जीन का छोटा हिस्सा बदल दिया तो ये एसडीएन 1 कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आपने उसमें थोड़ा बड़ा लेकिन अपना ही डीएनए बदल दिया तो ये एसडीएन 2 कैटेगरी में आ जाएगा। ये तकनीक एसडीएन 1 से थोड़ी एडवांस मानी जाती है, लेकिन तब भी इसे सुरक्षित और गैर जीएमओ माना जाता है। वहीं अगर आपने उसमें किसी और जीव का जीन डाल दिया तो ये एसडीएन 3 कैटेगरी में आ जाएगा। एसडीएन 3 को ही जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है और इस पर कड़े जैव सुरक्षा नियम लागू होते हैं। अब चलिए ये भी हम समझते हैं कि इन खास किस्मों से देश को क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो इन किस्मों से अधिक पैदावार होगी। इन दोनों किस्मों से करीब 45 लाख टन अतिरिक्त धान मिलेगा। दूसरा, ये कम पानी की खपत वाली किस्में हैं, जैसे कमला किस्म जल्दी तैयार हो जाती है, इस कारण से इसमें सिंचाई कम लगेगी, यानी 7500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की बचत होगी। अगला फायदा, इन किस्मों से 20% कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार 32,000 टन CO2 इक्विवेलेंट उत्सर्जन कम होगा। ये फसलें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल भी होंगी और ये सूखा, खारी और क्षारीय मिट्टी में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। अब अगला सवाल है कि क्या ये सुरक्षित हैं? क्या सरकारी मंजूरी मिली है? बिल्कुल सुरक्षित मानी गई है, क्योंकि इनमें कोई बाहरी फॉरेन डीएनए नहीं डाला गया है। ये जीएमओ फसलों की तरह नहीं है, इसलिए कड़े बायोसेफ्टी नियम नहीं लागू होते। दोनों को ICAR के बायोसेफ्टी पैनल्स और रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन RCGM से मंजूरी मिल चुकी है। एक और सवाल, क्या भारत दूसरी जीनोम एडिटेड फसलें भी बना रहा है? जी हां, सरकार ने 500 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा सरसों की जीनोम एडिटेड वैरायटी भी बन चुकी है। पल्सेस और ऑयल सीड्स पर भी काम हो रहा है। दोस्तों, हाल ही में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट KLIP चर्चा में आया है। यह प्रोजेक्ट के चंद्रशेखर राव की सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन अब रेवंत रेड्डी की सरकार इसे एक बड़े बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर के तौर पर पेश कर रही है। रेवंत रेड्डी की सरकार द्वारा यह कहा गया कि बैराजों को सिर्फ 2 TMC पानी के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उसमें 10 TMC से ज्यादा पानी भर दिया गया, जिससे नींव खराब हो गई और धंसाव हुआ। चलिए समझते हैं पूरी खबर क्या है। ये प्रोजेक्ट तेलंगाना राज्य में है और गोदावरी नदी पर बना है। इसका काम है पानी को ऊंचाई पर लिफ्ट करके, यानी पंपों की मदद से ऊपर पहुंचाना और वहां से खेतों, फैक्ट्रियों और घरों तक पहुंचाया जाना। इसे 2019 में शुरू किया गया था। इसका नाम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण से नहीं बल्कि पंप से पानी को लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट 13 जिलों में फैला है। ये कुल 500 किलोमीटर लंबा है और इसमें 1800 किलोमीटर लंबाई की नहरें बनी हैं। इस प्रोजेक्ट के 3 बड़े बैराज हैं, मेडिगड्डा, अन्नाराम और सुंदिल्ला। इस प्रोजेक्ट में मेडिगड्डा एक मुख्य बैराज है। इस प्रोजेक्ट से कुल 240 TMC का इस्तेमाल होना था। 169 TMC कृषि के लिए, 30 TMC हैदराबाद शहर के लिए, 16 TMC फैक्ट्रियों या उद्योगों के लिए और 10 TMC पीने के पानी के लिए। अब यह भी समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या गड़बड़ हुई। दरअसल अक्टूबर 2023 में मेडिगड्डा बैराज का एक पिलर नंबर 20 धंस गया और इसका पानी फैल गया। इस मामले पर सरकार ने नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA से जांच करवाई। फरवरी 2024 में तीनों बैराज की पूरी टेक्निकल जांच हुई। NDSA की रिपोर्ट के अनुसार मेडिगड्डा बैराज के ब्लॉक 7 के पिलर झुक गए, दरारें आ गई। अन्नाराम और सुंदिल्ला में भी पानी का रिसाव हो रहा है, जिसे पाइपिंग डिस्ट्रेस कहा जाता है। इसका कारण यह बताया गया कि जमीन की जांच यानी जियो टेक्निकल सर्वे ढंग से नहीं हुआ था। डिजाइन में गड़बड़ियां थी, निर्माण में क्वालिटी की कमी थी, स्ट्रक्चर कमजोर थे, साथ ही बैराजों का मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा था। NDSA ने सरकार से कहा है कि सभी बैराजों को फिर से डिजाइन कराया जाए, जमीन और स्ट्रक्चर की नई जांच हो, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग से स्ट्रक्चर की जांच की जाए और जल्द से जल्द मरम्मत और स्टेबलाइजेशन हो ताकि और नुकसान न हो। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी।
फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। 3 मई 2025 को भारत ने एक खास तरह के एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला फ्लाइट ट्रायल टेस्ट मध्य प्रदेश के श्योपुर में सफलतापूर्वक किया है। इस एयरशिप प्लेटफॉर्म को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। आइए समझते हैं एयरशिप प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं। इसे आप एक हवाई गुब्बारे जैसा समझिए, लेकिन बहुत ही उन्नत तकनीक वाला। ये स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। स्ट्रेटोस्फेयर पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 50 किलोमीटर ऊपर का वायुमंडलीय हिस्सा कहलाता है। इसे लाइटर देन एयर कहते हैं, यानी यह हवा से हल्का होता है और बिना रनवे के ऊपर उड़ता है। इसमें कैमरे, सेंसर और दूसरे उपकरण लगाए जा सकते हैं ताकि जमीन पर निगरानी की जा सके। इस प्रोटोटाइप एयरशिप ने लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी और कुल 62 मिनट तक हवा में रहा। इसमें विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स लगाए गए थे जिनसे प्राप्त डेटा का उपयोग आगे की रिसर्च और उच्च गुणवत्ता वाले सिमुलेशन मॉडल विकसित करने में किया जाएगा। उड़ान के दौरान इमरजेंसी डिफ्लेशन जैसे सिस्टम्स का भी परीक्षण किया गया ताकि उनकी कार्यक्षमता को परखा जा सके। परीक्षण के बाद इस एयरशिप को सुरक्षित रूप से वापस नीचे उतार लिया गया। इसके यूज की बात करें तो इससे सेना को निगरानी, जासूसी और दुश्मन की गतिविधियां पहचानने में मदद मिलेगी। इसकी खास बात यह है कि एयरशिप प्लेटफॉर्म लंबे समय जैसे कई दिन या कई हफ्ते तक ऊंचाई पर रह सकता है और ये सैटेलाइट से भी ज्यादा सटीक निगरानी दे सकता है। इससे पहाड़ों, दुर्गम इलाकों और बॉर्डर पर दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। दोस्तों, ये इस तरह के एयरशिप प्लेटफॉर्म की भारत की पहली सफल उड़ान परीक्षण थी, इसलिए ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह तकनीक भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल करती है जिनके पास यह उन्नत स्वदेशी क्षमता है। इधर हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार से स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट्स के माध्यम से विदेशी बैंकों द्वारा लघु अवधि के सरकारी ऋणों में निवेश पर 30% की वर्तमान सीमा को हटाने का अनुरोध किया है। यह खबर भारतीय रिजर्व बैंक RBI और सरकार की वैश्विक व्यापार को बढ़ाने और रुपए में व्यापार को प्रोत्साहित करने की रणनीति से जुड़ी है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानिए SRVA क्या होता है। SRVA एक खास तरह का बैंक खाता होता है जिसमें विदेशी बैंक भारत में एक भारतीय बैंक के पास खाता खुलवाता है और उसमें भारतीय रुपए में अपना पैसा रखता है। इसका मकसद यह है कि इस खाते का यूज भारत और उस विदेशी देश के बीच व्यापार को भारतीय रुपए में निपटाने के लिए किया जाता है ताकि डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा की जरूरत न पड़े। अब RBI ने सरकार से कहा है कि विदेशी बैंक जो SRVA के जरिए भारत में खाता खोलते हैं उन्हें भारत के लघु अवधि के सरकारी बॉन्ड में 30% तक ही निवेश करने की जो सीमा है उसे हटा दिया जाए। अब सवाल यह है कि यह सीमा क्यों लगाई गई थी। जब SRVA सिस्टम शुरू हुआ था तो RBI ने कहा था कि अगर कोई विदेशी बैंक अपने SRVA में पैसा रखता है तो उस पैसे का कम से कम 30% हिस्सा भारत के शॉर्ट टर्म सरकारी बॉन्ड्स जैसे ट्रेजरी बिल्स में लगाना जरूरी होगा। इसका मकसद था भारतीय सरकारी बॉन्ड मार्केट को समर्थन देना, साथ ही SRVA खातों में स्थिरता भी बनी रहे। अब RBI क्यों चाहता है कि ये 30% की सीमा हटा दी जाए। RBI का मानना है कि ये सीमा व्यापार को अनावश्यक रूप से बाधित कर रही है। अगर विदेशी बैंक इस शर्त को मजबूरी में निवेश मानते हैं तो वे SRVA खोलने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अगर ये शर्त हटाई जाए तो ज्यादा देश भारत से सीधे रुपए में व्यापार करना चाहेंगे। RBI के इस कदम से कई फायदे हो सकते हैं, जैसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए का उपयोग बढ़ेगा, डॉलर जैसी विदेशी मुद्रा पर निर्भरता थोड़ी कम होगी। इसके अलावा जिन देशों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं जैसे रशिया, उनके साथ भी भारत रुपए में व्यापार कर पाएगा। साथ ही विदेशी बैंक ज्यादा लचीलापन भी पाएंगे। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि RBI का यह कदम वैश्विक स्तर पर रुपए को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। इससे भारत का विदेशी व्यापार मजबूत हो सकता है और रुपया वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अपनी पकड़ बढ़ा सकता है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए, जैसे अटारी बॉर्डर पोस्ट बंद कर दी गई,
पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को देश से निकाला गया, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को सस्पेंड कर दिया गया और ग्लोबल संस्थाओं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक से कहा गया कि वो पाकिस्तान को मिलने वाले लोन और ग्रांट की समीक्षा करें। इन सब के बाद भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह रोक राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है। इसी मामले में DGFT का नोटिफिकेशन आया। DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में नया प्रावधान जोड़ा कि पाकिस्तान से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु का आयात या ट्रांजिट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा जब तक सरकार अगला आदेश न दे दे। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज जो पाकिस्तान से आ रही हो, चाहे किसी और देश के रास्ते से ही क्यों ना आ रही हो, बैन है। अब आइए समझते हैं कि पहले भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार कैसा था। देखिए, 2024-25 के अप्रैल से जनवरी तक भारत ने पाकिस्तान को $447.65 मिलियन का माल बेचा। वहीं भारत ने पाकिस्तान से सिर्फ $0.42 मिलियन का माल खरीदा, इंपोर्ट किया। मतलब भारत का पाकिस्तान से आयात बहुत ही मामूली था। अब भारत से पाकिस्तान को ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, चीनी, गाड़ियों के पार्ट्स, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद, प्लास्टिक, रबर, सब्जियां, चाय, कॉफी आदि जाते थे। वहीं पाकिस्तान से मुख्य रूप से फल, मेवे, जड़ी बूटियां, ऑर्गेनिक केमिकल्स भारत को आते थे। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से भारत को आने वाला माल बेहद कम था और इस पर भी भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी और MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। MFN का मतलब है WTO के सदस्य देशों को सामान खरीदने बेचने में एक जैसा व्यवहार देना। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को MFN दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं दिया। कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान से आयात निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया गया है। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। दोस्तों, झारखंड ने राज्य के सभी जिलों से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की जनसंख्या से जुड़ा डेटा इकट्ठा करने का काम पूरा कर लिया है। ये इसलिए किया गया ताकि शहरी स्थानीय निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडीज में OBC के लिए आरक्षण तय किया जा सके। आपको बता दें कि ऐसे मामले पर सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट किया जाता है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है ट्रिपल टेस्ट। देखिए, ट्रिपल टेस्ट यानी 3 कसौटियों की प्रक्रिया। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई एक 3 चरणीय प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करती है कि स्थानीय निकायों जैसे कि नगर निगम या नगर पालिका में OBC को दिया जाने वाला आरक्षण संवैधानिक और न्याय संगत हो। आइए समझते हैं कि ट्रिपल टेस्ट के 3 स्टेप क्या हैं। पहला होता है कमीशन बनाना, यानी राज्य सरकार को एक विशेष आयोग या कमीशन बनाना होता है जो ये जांच करे कि स्थानीय निकायों में OBC समुदाय कितना पिछड़ा है। दूसरा है आरक्षण का प्रतिशत तय करना, यानी उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाता है कि OBC को कितना % आरक्षण मिलना चाहिए। और तीसरा है 50% सीमा का पालन करना, यानी SC, ST, OBC तीनों को मिलाकर आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, झारखंड सरकार ने जून 2023 में एक OBC आयोग बनाया। ये आयोग मध्य प्रदेश भी गया था, ये समझने कि वहां ट्रिपल टेस्ट कैसे लागू हुआ था। इसके बाद दिसंबर 2023 में OBC जनसंख्या का डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। ये काम हाल ही में खत्म हुआ और डेटा अब आयोग के पास है। सर्वे में देखा गया कि स्थानीय निकायों में OBC समुदाय की संख्या कितनी है और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कितना हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि झारखंड की लगभग 50% जनसंख्या OBC है। कुड़मी समुदाय सबसे बड़ा OBC ग्रुप है जो कुल मतदाताओं का लगभग 15% है। ये भी समझिए कि झारखंड में OBC को कैसे वर्गीकृत किया गया है। यहाँ OBC को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, बैकवर्ड क्लास 1, ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़े हैं। दूसरा है बैकवर्ड क्लास 2, ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा बेहतर स्थिति में है। इसी कारण
बैकवर्ड क्लास 1 को ज्यादा आरक्षण मिलता है ताकि न्याय संगत प्रतिनिधित्व हो। यहीं पर आता है ट्रिपल टेस्ट, जो ये सुनिश्चित करता है कि ओबीसी आरक्षण कोई अंदाजे से न मिले बल्कि डेटा, सर्वे और कानून के आधार पर तय हो। झारखंड ने पहला चरण यानी डेटा इकट्ठा करना पूरा कर लिया है, अब आगे की प्रक्रिया होगी। हाल ही में पंजाब और हरियाणा के बीच भाखड़ा नंगल बांध से पानी के बंटवारे को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बना एक विशाल ग्रेविटी बांध है। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और पंजाब के नंगल शहर के पास आता है। भाखड़ा नंगल बांध का पानी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक पहुंचता है। इस बांध से निकला पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खेतों को फायदा होता है। इसके अलावा यह बांध पीने के पानी की आपूर्ति में भी मदद करता है, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे इलाकों में। साथ ही भाखड़ा बांध एक बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र भी है, जिससे बनने वाली बिजली उत्तर भारत के कई राज्यों को सप्लाई की जाती है। देखिए, 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा एक नया राज्य बना, तब भाखड़ा नंगल परियोजना के संचालन को लेकर जिम्मेदारी तय करना जरूरी हो गया। इसके पहले तक यह पूरा प्रोजेक्ट पंजाब सरकार ही संभालती थी, लेकिन पुनर्गठन के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत एक नया बोर्ड बनाया, भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड BMB। इसका मकसद था कि भाखड़ा नंगल जैसी बड़ी परियोजना का संचालन अब एक तटस्थ संस्था द्वारा हो, ताकि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों राज्यों को बराबर और न्याय संगत रूप से लाभ मिल सके। बाद में इसी बोर्ड का नाम बदलकर BBMB यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड कर दिया गया। अब करंट सिचुएशन यह है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में पानी की कमी देखी जा रही है। इसी वजह से हरियाणा ने BBMB से 8500 क्यूसेक पानी मांगा, जो कि उसकी तय हिस्सेदारी से 4500 क्यूसेक ज्यादा है। BBMB की बैठक में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने इस अतिरिक्त पानी को देने के पक्ष में वोट किया, लेकिन पंजाब ने बांध से और पानी छोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। आइए अब समझते हैं भारत में जल को लेकर क्या कानून है। देखिए, भारत में जल से जुड़े मामलों को संविधान में अलग अलग सूचियों में बांटा गया है, जिससे तय होता है कौन सा विषय किस सरकार के अधिकार में आता है। जैसे संघ सूची की एंट्री 56 के अनुसार अगर कोई नदी 2 या अधिक राज्यों में बहती है तो केंद्र सरकार उसके उपयोग और विकास को नियंत्रित कर सकती है, अगर यह सार्वजनिक हित में हो तो। वहीं राज्य सूची की एंट्री 17 राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में जल की आपूर्ति, सिंचाई, नहर, जल भंडारण और बिजली उत्पादन जैसे अधिकार देती है। इसके अलावा समवर्ती सूची की एंट्री 32 में कुछ मामलों में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दिया गया है, जैसे जलमार्गों पर नौवहन और परिवहन। यह भी समझिए कि अगर 2 या अधिक राज्यों में किसी नदी के पानी को लेकर विवाद हो जाए तो अनुच्छेद 262 के तहत संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जो इन विवादों को हल करे। साथ ही संसद यह तय कर सकती है कि ऐसे विवादों को न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही किसी अन्य कोर्ट में ले जाया जाए। इसी आधार पर 2 मुख्य कानून बने हैं। पहला, नदी बोर्ड एक्ट 1956, रिवर बोर्ड एक्ट 1956, जो नदी घाटियों के लिए बोर्ड बनाने की अनुमति देता है, हालांकि अभी तक कोई बोर्ड बना नहीं है। दूसरा, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, जिसके तहत यदि कोई राज्य विवाद उठाता है और आपसी बातचीत से हल नहीं निकलता तो केंद्र सरकार एक ट्रिब्यूनल बना सकती है जो इस विवाद का अंतिम समाधान देगा। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में भारत में जारी 2 नई जीनोम संपादित धान की किस्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? DRR धान 100 कमला को ICAR IIRR हैदराबाद ने विकसित किया है। पूसा DST राइस 1 को ICAR IARI नई दिल्ली ने विकसित किया है। दोनों किस्मों को SDN3 तकनीक द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें बाहरी DNA डाला गया है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार द्वारा जीनोम एडिटेड फसलों को लेकर अपनाई गई नीति के संबंध में सही है? सभी जीनोम एडिटेड फसलें GMO की श्रेणी में आती हैं और उन पर कठोर जैव सुरक्षा कानून लागू होते हैं। SDN1 और SDN2 तरीकों से बनी फसलें पारंपरिक किस्मों जैसी मानी जाती हैं और उन पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की कड़ी धाराएं लागू नहीं होती। भारत सरकार ने जीनोम एडिटिंग तकनीक के लिए कोई फंडिंग नहीं की है। जीनोम एडिटिंग के सभी प्रयोग केवल विदेशी कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट SRVA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। SRVA का उपयोग भारत और किसी अन्य देश के बीच व्यापार को अमेरिकी डॉलर में निपटाने के लिए किया जाता है। वर्तमान में SRVA में जमा राशि का 30% भारत के लघु अवधि के सरकारी ऋणों में निवेश करना अनिवार्य है। RBI ने सरकार से इस 30% निवेश की सीमा को हटाने का प्रस्ताव रखा है।
विकल्प से चुनना है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालेश्वरम परियोजना के संबंध में सही है? यह भारत की पहली लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इसमें पानी को गुरुत्वाकर्षण बल के बजाय पंप से ऊपर उठाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल पेयजल आपूर्ति है। कूट की मदद से चुनना है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर सभी सही है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना एक ग्रेविटी बांध है। बीबीएमबी की स्थापना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। यह बोर्ड केवल पंजाब और हरियाणा को ही जल आपूर्ति करता है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में जल विवादों के समाधान से संबंधित कौन से प्रावधान हैं? अनुच्छेद 262 संसद को जल विवादों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 245 राज्यों को जल विवादों पर अंतिम निर्णय देने की शक्ति देता है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के अंतर्गत अब तक कई नदी बोर्ड बनाए जा चुके हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 न्यायाधिकरण के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की अनुमति देता है। सातवां सवाल, बराक 8 MRSAM मिसाइल प्रणाली को विकसित करने में कौन से देशों का योगदान है? भारत और रूस, भारत और इजराइल, भारत और अमेरिका या फिर भारत और फ्रांस। आठवां सवाल, नेत्र प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है जो हवाई हमलों से रक्षा करती है। यह DRDO द्वारा विकसित एक सर्विलांस और डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में मदद करता है। यह केवल समुद्र में तैनात होता है। यह एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जो केवल उन्नत एरियल सर्विलांस करती है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शनिवार रात 9 बजे फिर से आपसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।